हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 2 चीफ की दावत, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। प्यारे बच्चों, आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ चीफ की दावत। चीफ यह अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुख्य अधिकारी, और दावत जो कि उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है भोज। आज यह हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं, कहानीकार हैं भीष्म साहनी जी। आज का युग जो है वह अत्याधुनिक युग है। आज की जो पीढ़ी है वह किसी भी तरीके से ऊंचाई पर पहुंचना चाहती है। वह यह नहीं सोचती है कि उसके ऊंचाई पर पहुंचने में जो सीढ़ियां बने हैं उनको उसने कितनी तकलीफ दी है, जैसे उसके माँ बाप। इस पाठ में भी ऐसा ही है। शामनाथ के अधिकारी आने वाले हैं उसके घर पे भोज पर, दावत पर। इसके लिए वह अपनी पत्नी के साथ पूरा समय व्यस्त रहता है, और उसकी माँ अनपढ़ है, गंवार है, बूढ़ी है। ऐसे में वह माँ को अपने चीफ के सामने, अपने अधिकारी के सामने लाना नहीं चाहता है। वह सोचता है कि मेरे अधिकारी क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि इनकी माँ जो है इस तरह से अनपढ़ गंवार है। और अपनी माँ को वह किसी भी तरह से अपने बॉस से, अपने अधिकारी से छिपाना चाहता है। यहाँ पे कहानी के माध्यम से लेखक हमें यही बताते हैं कि माता पिता आज के संतानों को बोझ लगने लगे हैं। बुजुर्गों की यह समस्या सर्वव्यापी है, सभी जगह पर दिखाई देती है। कहानीकार ने बुजुर्गों की इस उपेक्षा को, उनके इस अनादर को, इस अनदेखी को उन्होंने गहराई से चित्रित किया है और उसके ऊपर करारा प्रहार किया है। लेखक साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारी विचार, बहुत सारी बातें बताते हैं। यह बताते हैं कि स्वार्थ व्यक्ति को अपनों से दूर कर देता है, स्वार्थ व्यक्ति को अंधा कर देता है, जैसे शामनाथ को किया। वृद्धों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति हमारी कौन सी भावना होनी चाहिए वह बताया है। और साथ ही एक आज जो अत्याधुनिक भावना पैदा हो गई है वृद्धाश्रम की, उसके ऊपर भी एक तरह से उन्होंने प्रहार किया है कि आजकल ऐसे बच्चे हैं जिसके कारण से वृद्धाश्रम की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए पाठ की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग गद्य संबंधी देख लेते हैं। सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों पर पारखी नजर रखने वाले भीष्म साहनी जी ने इस पाठ में अपने बुजुर्गों को लेकर हीन दृष्टिकोण वालों पर करारा प्रहार किया है। हीन मतलब निम्न, दृष्टिकोण यानी भावना, करारा मतलब तेज, प्रहार मतलब हमला। अपनी उन्नति के लिए, उन्नति मतलब प्रगति के लिए चीफ की खुशामद करना। खुशामद मतलब होता है उनकी हाँ में हाँ मिलाना, जी हुजूरी करना, चाटुकारिता करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, दिखावा करना आदि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लोक कला, हस्तकला के समादर यानी समान आदर पर कहानीकार ने बड़े ही प्रभावी एवं मार्मिक ढंग से कलम चलाई। मार्मिक अर्थात हृदय को छू जाने वाली। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी पढ़ते समय आप इसमें खो जाएंगे, डूब जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पाठ 2 चीफ की दावत। आशा है कि पूरी कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आज मिस्टर शामनाथ के घर चीफ की दावत थी। इसी एक वाक्य में कई सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे कि दावत इनके घर थी। उत्तर में आएगा मिस्टर शामनाथ के। मिस्टर शामनाथ के यहाँ पर आज इसका आयोजन था या इनकी दावत थी, चीफ की दावत। चीफ की दावत यहाँ पर थी, शामनाथ के घर पर थी।
परिच्छेद में आए हुए अंग्रेजी के शब्द मिस्टर, चीफ। परिच्छेद में आए उर्दू के शब्द दावत। शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। फुर्सत अर्थात समय, धर्मपत्नी मतलब पत्नी। पसीना पोंछने की फुर्सत न होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है समय न होना। पत्नी और पति चीजों को फेहरिस्त हाथों में थामे, फेहरिस्त मतलब सूची, लिस्ट, हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी पूरी होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? अड़चन अर्थात परेशानी, सहसा मतलब अचानक। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, एक संजाल इसमें से ही बनेगा कि इन्हें बरामदे में पहुंचा दिया गया। तो उत्तर में कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, एक बच गया फूल। इसके अलावा यहाँ से अगला जो प्रश्न बनेगा वह कि पार्टी के लिए शामनाथ के द्वारा की जाने वाली तैयारी। तो कौन कौन सी तैयारी है? एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गया कि सब बरामदे में पहुँचाए गए। दूसरा हो गया घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया गया, अलमारियों के नीचे पीछे छिपाया गया। अगला तीसरा होगा पलंगों के नीचे छिपाया गया। और अगला हो जाएगा माँ की व्यवस्था क्या होगी, यानी माँ की भी व्यवस्था की गई। तो ये अलग अलग प्रश्न बने, छोटे छोटे कई प्रश्न बनेंगे। इस बात की ओर न उनका और न ही उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। कुशल गृहिणी, कुशल मतलब चतुर, चालाक, निपुण, गृहिणी मतलब गृह स्वामिनी। यहाँ से प्रश्न बनेगा और उत्तर ऊपर की लाइन से आएगा कि इसकी ओर शामनाथ और उनकी पत्नी का ध्यान नहीं गया। वह उत्तर होगा माँ का क्या होगा। तो प्रश्न यहाँ से, उत्तर यहाँ से बनेगा। मिस्टर शामनाथ श्रीमती की ओर घूम कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। अब आए हुए विराम चिन्हों को देख लें। यहाँ पर योजक चिन्ह है, यहाँ से यहाँ तक यह दोहरा अवतरण चिन्ह और साथ में यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक प्रश्न जो छोटा सा बना, शामनाथ की समस्या कि उनकी माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि श्रीमती द्वारा दी गई सलाह, माँ के संदर्भ में दी गई सलाह। तो एक हो जाएगा इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। दूसरे में आएगा रात भर बेशक वहीं रहे। तीसरे में आएगा कल आ जाएं। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक महोदय हैं वो यही बता रहे हैं कि शामनाथ के यहाँ पर चीफ की दावत है, उनके अधिकारी आने वाले हैं। पति पत्नी जो है घर की साज सज्जा में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। हर फालतू चीज को छिपाया जा रहा है कि कहीं बॉस की नज़र न पड़े, चीफ कहीं देख न ले। और इसी में सारी सामग्री को छिपा देने के बाद जितनी फालतू चीज़ें थे उनको हटा देने के बाद, छिपा देने के बाद, उनको सबसे बड़ी फालतू चीज़ अपनी माँ दिखती है कि माँ तो बूढ़ी है, अनपढ़ है, गंवार है, इसको कहाँ पे रखा जाए, यह समस्या आती है। तब शामनाथ की पत्नी जी विचार करती हैं कि घर के पीछे इनकी सहेली का घर है, वहाँ पर भेज दिया जाए, रात भर वहीं रहेंगी। इस तरह से छुटकारा हमें मिल जाएगा। शामनाथ सिकुड़ी मतलब आंखें छोटी करके आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले अपने काम से निपट लें। अब यहाँ पर भी छोटे छोटे प्रश्न होंगे। यहाँ पर लेखक यह बताते हैं
कि पत्नी की बातों से श्यामनाथ असहमत हो गए और वो सोचने लगे कि वह बुढ़िया हमारे घर आया जाया करती तो उन्हें ऐसा लगता था कि वह बार बार श्यामनाथ और उनकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें करती थी और श्यामनाथ की माँ के कान भरती थी। इस कारण से माँ उनसे खफा रहती, नाराज़ रहती थी। इसलिए वे चाहते हैं कि वह उनके यहाँ पर आना जाना फिर शुरू न करे। साथ ही साथ वे यह उपाय बताते हैं कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया जाए और उनको उनकी कोठरी, उनके कमरे में जाने के लिए कहा जाए। मेहमान 8 बजे आने वाले हैं, इससे पहले माँ को अपने काम निपटा लेने हैं। यहाँ पे भी छोटे छोटे प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे कि श्यामनाथ ने माँ को छिपाने के संदर्भ में ये बातें कही, तो वहाँ पर माँ की व्यवस्था के बारे में दिया गया सुझाव, और वहाँ पर होगा कि यह सुझाव होगा माँ खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाए। यह सुझाव उनको दिया गया। दूसरा सुझाव रहा कि 8 बजे से पहले अपने काम निपटा लें। साथ ही साथ में यहाँ पर एक आपका और प्रश्न जो बनेगा वह है, कारण लिखिए कि श्यामनाथ माँ को उनकी सहेली के घर भेजना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा कि वे नहीं चाहते थे कि बुढ़िया का उनके घर फिर से आना जाना शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से आना जाना बंद करवाया हुआ था। तो यहाँ पर लेखक यह बताते हैं कि अपने बच्चे जो हैं वे किस तरह से अपनी सफलता में माता पिता को रोड़े समझते हैं, रुकावट समझते हैं और चाहते हैं कि माँ बाप जो है अनपढ़ और गंवार हैं वे हमारे प्रगति के मार्ग में न आए। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजे बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा या माँ से कह दूंगा कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें और क्या। और अगर और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। श्यामनाथ कुछ खींच उठे। खींच होना, उठना, क्रोधित होना। हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। टांग अड़ाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है रोड़े अटकाना, बाधा डालना, रुकावट डालना। अब यहाँ पर माँ किस तरह से अपने बच्चों को ही, उन बच्चों को समस्या लग रही है जिनका माँ ने पालन पोषण किया है, बड़ा किया है। श्यामनाथ नहीं चाहता है कि जब उसके चीप आए उस समय माँ से उनका सामना हो, और वे सोचते हैं कि अगर माँ को कमरे में डाल दिया, माँ सो गई, सोते समय खर्राटे लेती हैं और ऐसे में माँ की खर्राटे की आवाज़ आई तो परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में श्यामनाथ क्रोधित होते हैं अपनी पत्नी के ऊपर कि भाई के पास जा रही थी माँ, बिना मतलब ही उनकी पत्नी ने उन्हें रोक लिया। तो यहाँ पर लेखक यही बात बताते हैं कि वृद्धों के प्रति हमारी भावना कैसी होती है। दूसरी बात कि स्वार्थ जो है वह व्यक्ति को अपनों से दूर कर देता है। स्वार्थ क्या है श्यामनाथ का? वह उन्नति पाना चाहता, प्रगति पाना चाहता, ऊंचा पद चाहता है, इसलिए अपने बास की खुशामद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। यहाँ पे यह विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ से यहाँ तक यह दोहरा अवतरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदा जिसे आप कॉरिडोर कहते हैं, गलियारा। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुभीते से चल जाए। सुभीते मतलब अच्छे से।
माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। जल्दी निपट लेना यानी छुटकारा पा लेना। अच्छा बेटा। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। बैठक यानी जहाँ पर बैठ करके चर्चा होती है, जिसे आज के समय में ड्राइंग रूम या हॉल कहते हैं। बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम बरामदे में, यहाँ मतलब बरामदे में आ जाएं, तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। गुसल खाना मतलब बाथरूम, स्नानागार, नहाने का घर। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने। अवाक, वाक मतलब शब्द, उसमें उपसर्ग लगा, यानी शब्द के बिना, जब उसके मुंह से शब्द नहीं निकला। फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। तो यहाँ पर माँ को श्यामनाथ ने जो हिदायतें दी हैं उसका वर्णन लेखक करते हैं कि, और यह भी बताते हैं कि माँ तो ममता की मूर्ति होती है। वह बच्चे की प्रगति में किसी तरह रुकावट नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह हर चीज़ में हामी भर देती है बेटे के, हर चीज़ में सहमति दिखाती है। यहाँ छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न यह बनता है कि वह है कि कोठरी के बाहर श्यामनाथ ने यह दृश्य देखा। क्या क्या देखा वह देख लेते हैं। माँ दीवार के सहारे एक चौकी पर बैठी है। दूसरा, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे हुई थी। तीसरा, माला जप रही थी। चौथा, यहाँ से बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा था, उस तैयारी को वो देख रही थी। सुबह से तैयारी होते हुए देखकर माँ का दिल धड़क रहा था। यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको खुद बनाना पड़ेगा। वह होगा कि बेटे के साहब की आने की सूचना से माँ बेटे के दफ्तर के अधिकारी के आने की सूचना को ध्यान में रखते हुए हो रही तैयारियों को माँ देख रही थी। आगे चलते हैं। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, लज्जित यानी शर्मिंदगी, बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले पाती। अब यहाँ पे जो आपके प्रश्न बन रहे हैं वह यही बन रहा है कि माँ के नाक से खर्राटे आने का कारण, तो वहाँ पे यही उत्तर होगा कि बीमार होने के कारण उनकी नाक से वे सांस नहीं ले पाती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, इंतजाम मतलब व्यवस्था, उर्दू का शब्द है, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। उधेड़ बुन का मतलब होता है उलझन, परेशानी। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ अर्थात निराशा, और क्रोध में वह फिर झुंझलाने लगा। झुंझलाना यानी परेशान होना, झल्लाहट होना। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोला, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठती, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आया। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं फेंक दूंगा। तो यहाँ पर किस तरह से बच्चे अपने माता पिता के प्रति व्यवहार करते हैं उसका वर्णन लेखक ने किया है। माँ न हो गई, कोई नौकरानी हो गई और उनकी आज्ञा कारिणी हो गई, जिसको वह बार बार आदेश दे रहा है। यहाँ पे भी प्रश्न आपका बनता है, संजाल के रूप में भी बनता है। श्यामनाथ की उधेड़ बुन खत्म नहीं हो रही थी, कारण लिखिए। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से आपका होगा कि अगर चीफ उस तरफ उधर आ निकला तो। दूसरा कि साथ में उनके 8-10 मेहमान होंगे।
देसी अफसर होंगे और अगला उनकी स्त्रियां भी होगी। गुसल खाने की तरफ कोई भी जा सकता है। ये सारे प्रश्न बनते हैं। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। यहाँ पर किस तरह से बच्चे जो है माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं उसका उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि माँ भी, शामनाथ की माँ भी जब बेटा पूछता है कि तुम कौन से कपड़े पहनोगी, कैसे बैठोगी, सारी बातों को सहजता से स्वीकार कर लेती हैं। मिस्टर शामनाथ अधखुली आंखों से, अधखुली मतलब आधी खुली थी, आधी बंद थी, आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। शामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। तरतीब मतलब अच्छे से, क्रम से चाहते थे, जिसको परफेक्शन कहते हैं। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनता है और महत्वपूर्ण संजाल शुरू होता है कि घर का सारा संचालन सूत्र शामनाथ के हाथ में था। सारा संचालन वही किया करते थे। तो कौन कौन से संचालन उनके हाथ में थे, क्या कुछ वो करते थे, उसका ही वर्णन यहाँ पर हमको करना है। क्या क्या करते थे? कुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, यह संचालन उनके हाथ में था। बिस्तर कहाँ पर बिछे, यह भी था। किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, यह भी था। श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, यानी इन चीज़ों का संचालन, देख रेख, इन चीज़ों पर कार्य कौन कर रहा था? शामनाथ कर रहे थे। शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात्कार माँ से हो गया तो कोई कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। तो यहाँ पर फिर से प्रश्न बना, शामनाथ की चिंता का कारण। उत्तर होगा अगर चीफ का साक्षात्कार माँ से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। साक्षात्कार यानी मुलाकात, भेंट। लज्जित, लज्जा में इत प्रत्यय लगा के लज्जित बनाया गया है। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। माँ पहन के आओ तो जरा देखूं। अब यहाँ पर भी आपका जो प्रश्न है कि शामनाथ ने माँ को यह पहनने के लिए कहा, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। झमेला यानी परेशानी। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी पत्नी से कहा, ढंग की बात भी हो तो कोई, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। इस शामनाथ को यह भी नहीं फिक्र है कि उसकी माँ को कितना वह लज्जित कर रहा, अपमानित कर रहा है, उसकी उसे फिक्र नहीं है। उसे केवल और केवल अपनी उन्नति की और अपनी ही फिक्र है, अपनी ही चिंता है। वह इतना स्वार्थी हो गया कि अपने स्वार्थ में अपनी माँ को भी वह लज्जित कर रहा है, अपमानित कर रहा है। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। अब यहाँ पे फिर से प्रश्न आपका बनेगा कि सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार माँ ऐसी दिखाई पड़ रही थी। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें यानी कमज़ोर आंखें जिनसे कम दिखाई दे रहा हो, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपा पाए थे। पहले से कुछ कम ही कुरूप नज़र आ रही थी। कुरूप तो यहाँ पे संधि विग्रह होगा, यहाँ पे उपसर्ग होगा, यहाँ पर आपका समास होगा। कुरूप, अगर कु पहला अक्षर है तो उसकी जगह पे बुरा होगा और यह बेईभाव कर्मधारय समास होगा। बुरा ऐसा रूप, कर्मधारय समास। अब बहुब्रीहि भी बनाएंगे, बुरा रूप है जिसका वह, यह बहुब्रीहि भी बन जाएगा। साथ में कु उपसर्ग है, संधि विग्रह करेंगे तो कु प्लस रूप, यह संधि विग्रह जो है आपका व्यंजन संधि के रूप में आएगा। तो मेरा प्रश्न, मैंने कहा कि सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार में माँ ऐसी दिख रही थी, तो होगा आपका सब छोटा सा कद एक में आएगा। ये तो
प्रश्न में ही हो गया। छोटा सा सूखा हुआ शरीर ये दूसरे में, धुंधली आंखें ये तीसरे में, और सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्लों की ओट में छिपे हुए थे, ये आएंगे। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। हर्ज मतलब नुकसान, कोई नुकसान नहीं होना, कोई हर्ज नहीं, हानि या क्षति भी कहते हैं। यहाँ पे चूड़ियाँ उड़ियाँ, उड़ियाँ ये जो है निरर्थक शब्द होते हैं, इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए आते हैं, शब्द युग में है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब गहने तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। तुम यहाँ पे भी प्रश्न बने कि चूड़ियों के पहनने के बारे में माँ ने क्या जवाब दिया। माँ ने यही कहा, उत्तर में आएगा कि सब गहने तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, यह वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा। तीर आप जानते हैं बाण की तरह लगा, यानी बुरा लगा। तिनक कर बोला, तिनक कर मतलब क्रोधित होकर। यह कौन सा राग छेड़ दिया, राग छेड़ देना यानी बातें करना, भी मतलब की बात करना। छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है गहने, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। फिर से देखो, वढ़ाई, वढ़ाई ये शब्द जो है निरर्थक शब्द है। ताल्लुक मतलब लेना देना। गहने बिक गए तो कुछ बनकर ही आया हूँ। मेरा लंडूरा तो नहीं लौटा। लंडूरा मतलब होता है एक पक्षी होता है जिसकी पूंछ नहीं होता, अर्थात मूर्ख बन के। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। एक ऐसा बच्चा जो अपने माँ के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्य चुकाना चाहता है और सोचता है कि माँ ने उसके ऊपर जितना कुछ किया है अब तक बचपन से लेकर के, उसकी देखभाल की, उसको बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, उसका वह मूर्ख कीमत चुका सकता है, उसकी भरपाई वह कर सकता है। इस तरह से माँ ने तो अपना सर्वस्व त्याग दिया अपने बच्चे की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, लेकिन बच्चे का व्यवहार माँ के साथ कैसा है। तो यहाँ पे यही बात चल रही है कि वृद्धों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और दूसरा, स्वार्थ व्यक्ति को अंधा कर देता है। तो प्रश्न यही बना कि चूड़ियों की बात सुनकर सामनाथ ने यह बातें कही, तो वह होगा कि यही जितना उसने कहा है वह सारी बातें होंगी। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे गहना लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर शामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए। हिदायत करना मतलब आदेश देना, आदेश देना। माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के बच्चे भगवान किसी को न दे जिस तरह से शामनाथ है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आजकल ऐसे ही बच्चे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। दिल धड़कना मतलब घबराहट होना, दिल धड़कना मतलब घबराहट होना। अब यहाँ पर फिर से आपका प्रश्न यही बन रहा है कि 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। क्या प्रश्न होगा, उत्तर क्या होगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। यहाँ पर यही इसका उत्तर हुआ कि माँ के दिल का धक धक करने का कारण क्या था। शब्द युग बहुत सारे हैं। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि यहाँ पे आए हुए 2 देशों के नागरिक, अंग्रेज और अमरीकी। ये देखिए उर्दू में लिखते हैं अमरीकी लिखते हैं, हिंदी में अमेरिका लिखते हैं, अमरीकी है। दूसरा प्रश्न बना, चीफ जो है इस देश का रहने वाला था, अमेरिका का। आपको यह प्रश्न उत्तर, जो प्रश्न मैंने किया कि चीफ इस देश का नागरिक था, अमेरिका का,
यह प्रश्न परिच्छेद में इसका उत्तर रहे या ना रहे कहीं भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि यह इसका मूल प्रश्न हुआ, तो ध्यान रखेंगे। न मालूम क्या पूछे मैं क्या कहूँगी, माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के आदेश को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। तो यहाँ पे भी प्रश्न बना कि माँ विधवा सहेली के घर नहीं गई, कारण लिखिए। बेटे के आदेश को वह टाल नहीं सकती थी। दूसरा यहाँ पर है कि माँ के मन में उठने वाले प्रश्न या उठने वाले विचार, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी विचार माँ के मन में उठे हुए हैं। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। सफलता के शिखर चूमना अर्थात अपने पूरे जोश में होना। कहीं कोई रुकावट नहीं न थी, कोई अड़चन न थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। यह देखिए, यह वाक्य आपको अक्सर मिलता है काल परिवर्तन के लिए। आए थे, आ जो है मूल क्रिया है, उसके बाद ए थे जुड़ा हुआ है। आ था, ई थी, ए थे जुड़े होते हैं, वह पूर्ण भूतकाल होता है। यहाँ पे आपके कई सारे प्रश्न बने थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तब यहाँ पे मेम साहब को ये सारी चीज़ें पसंद आई, तो वहाँ होगा पर्दे पसंद आए, दूसरे में सोफा कवर का डिज़ाइन पसंद आया, तीसरा कमरे की सजावट पसंद आई, इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो चुटकुले और कहानियाँ कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रोब, रोब मतलब रुआब, दबदबा रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। दोस्त परवर उर्दू का शब्द है घन, और हिंदी में उसको कहते हैं मित्रता दिखाना, घनिष्ठ मित्र होना। और उनकी स्त्री काला ग्राउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत यानी भरी हुई यानी पूरा का पूरा उसको चेहरे पे लपेटे हुए। जैसे मिट्टी में हमने हाथ डाल दिया, मिट्टी में हाथ सन गया, तो उसे कहते हैं मिट्टी से ओतप्रोत होना। कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। आराधना अर्थात श्रद्धा का केंद्र यानी मुख्य। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। अब यहाँ पर छोटा सा प्रश्न हुआ। यहाँ पर प्रश्न यहीं से बना। पहला हुआ कि साहब की या चीफ की पत्नी का रूप रंग, तो वहाँ पे होगा काला ग्राउन पहने थी, गले में सफ़ेद मोतियों का हार था, तीसरे में होगा सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत थी। ये 3 हुआ। इसी रौ मतलब इसी जोश में 10:30 बज गए। वक्त कब गुजर गया पता ही न चला। आखिर सब लोग खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। अब देखिए, यहाँ पे अतिथि देवो भव, यह भावना भी हमारी चल रही है कि मेहमान जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है। यहाँ पर शामनाथ चूँकि वह मेज़बान है और उसने अपने घर मेहमानों को बुलाया है, तो अपने घर की सब सारी चीज़ें वह उनको समर्पित कर रहा है, लेकिन गलती इतना ही कर रहा है कि वह अपने माँ का अपमान कर रहा है। तो यहाँ पर हाँ, अतिथि भगवान के समान होता है, उसकी भी भावना है। आगे आगे बढ़ के उनकी अगवानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। बरामदे में पहुँचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए, अचानक रुक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई। अब यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि बरामदे में पहुँचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए, कारण लिखिए। शामनाथ द्वारा देखा गया दृश्य, तो उसका वर्णन। तो यहाँ पर और अगला होगा, बरामदे में पहुँचते ही शामनाथ ने देखा, यह दृश्य देखा। ये सारे के उत्तर एक होंगे, और नीचे से भी इसमें एक प्रश्न बनेगा, तो उत्तर भी यहाँ पे देखते चलते हैं। बरामदे में एन कोठरी के बाहर, एन मतलब बिल्कुल कोठरी के बाहर, माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, जैसी की तैसी, जैसी उनकी आदत थी बैठी थी, मगर दोनों पाँव
कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और से दाएं ओर झूल रहा था। मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर से दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। अब यहाँ पर ही प्रश्न बना। यहाँ पर लेखक ने पूरा का पूरा माँ का वर्णन कर दिया है। शामनाथ जब बरामदे में पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि माँ किस तरह से बैठी है, कुर्सी के ऊपर पांव रखे हुए बैठी है और उसका सिर दाएं से बाएं लटक रहा है, मुंह से खर्राटे निकल रहे हैं। साथ ही साथ खर्राटे जब थम जाते, सिर जब थम जाता तो खर्राटे और गहरे हो जाते, और साथ ही साथ सिर का पल्लू जो था वह खिसक गया था। माँ का आधा झरे हुए बाल आधे गंजे सिर अलग अलग दिखाई दे रहे थे। तो यही इसका उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न जो यहाँ से बनेगा, देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। क्रुद्ध मतलब क्रोधित। यह दृश्य देखकर शामनाथ क्रोधित हुआ। उत्तर फिर से यहीं से आएगा आपका। उत्तर यही होगा कि माँ पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए बैठी हुई थी। दूसरा, सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। अगला, मुंह से लगातार खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। अगला कि खर्राटे सिर रुकने पर खर्राटे और गहरे हो उठते थे, और आगे सिर का पल्ला सिर से खिसक गया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे रहे थे। यह प्रश्न होंगे। देखते ही शामनाथ क्रोधित हो उठे। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही है। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। वह माँ जो 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखती है, वह माँ जो बहुत अधिक ठंडी में भी वह बच्चे के बिस्तर गीला करने पर उसको गीले से हटाकर सूखे में लिटा देती, खुद गीले में लेटती है, और सामने नाथ जैसे बच्चे के मन में अपने माँ के प्रति यह भावना आ रही है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।